विद्यानगर राज्य के एक छोटे से गांव में गरीबी की जिंदगी एक दमनकारी व्यवस्था के नीचे घुट रही थी। यहाँ की धरती पर मेहनत तो बहुत होती थी, पर मेहनताना नाम मात्र ही मिलता था। इस गांव का सबसे बड़ा दबंग संदीप गांव वालों की मेहनत को अपने पैरों तले कुचलता और उन्हें गुलामी करने पर मजबूर कर देता था। इसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति कुणाल अपनी पत्नी अनन्या और इकलौते पुत्र राज के साथ गुजर बसर कर रहा था। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी वह संदीप की हवेली में झूठे भोजन के बदले काम कर रहा था। उसकी पीड़ा का कोई अंत न था। हे ईश्वर, मेरे परिवार के लिए, अरे 2 वक्त का निवाला जुटाने के लिए भी कितना झुकना पड़ता है। हाँ, कब तक यह गुलामी करूंगा? अरे कब यह गुलामी खत्म होगी प्रभु? कुणाल के इकलौते पुत्र राज के मन में अपने पिता की मेहनत को लेकर कई सवाल थे। वह सोचता था कि इतनी मेहनत के बदले उन्हें सम्मानजनक भोजन तो मिलना चाहिए। आखिरकार एक दिन उसने अपने पिता से इस बारे में सवाल पूछ ही लिया। बाबा, आप दिन रात संदीप की हवेली में मेहनत करते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? बस झूठा खाना, है ना? अरे आप उनसे कुछ पैसे क्यों नहीं मांगते? बेटा, मैंने कई बार मांगा, पर संदीप जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ संदीप के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी कोई नहीं करता, और जो बोलता है उसे बर्बाद कर दिया जाता है। कम से कम जिंदा तो हैं। राज के मन में अपने पिता के प्रति सम्मान था, पर वह इस गुलामी से छूटना चाहता था। कुणाल की पत्नी अनन्या भी चिंतित थी। उसने सोचा कि अगर राज भी संदीप के खेत में काम करने लगे तो शायद घर में कुछ राहत आ सके। अजी सुनिए, राज अब 18 साल का हो गया है। उसे भी संदीप के खेतों में काम करने दो, कुछ तो सहारा मिलेगा हमें। अरे नहीं अनन्या, नहीं नहीं नहीं, मैं राज को इस गुलामी के दलदल में नहीं धकेलूंगा। मेरा सपना है कि वह सैनिक बने। अगर वह एक बार संदीप के खेत में काम करने लगा ना, तो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ दिनों बाद अनन्या की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी बीमारी के इलाज के लिए कुणाल को एक वैद्य ने जड़ी बूटी लाने का सुझाव दिया, जो दूर राज्य में मिलती थी, लेकिन इस जड़ी बूटी को लाने के लिए रुपए चाहिए थे। मजबूर होकर कुणाल फिर से संदीप की हवेली में रुपए मांगने गया। मालिक, मालिक, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य ने कहा है कि एक जड़ी बूटी से वो ठीक हो सकती है और वो राज्य में मिलती भी है, लेकिन उसे लाने के लिए कुछ धन चाहिए। मालिक, कृपया मुझे कुछ धन उधार दे दीजिए। धन चाहिए? तुझे झूठा खाना मिल रहा है, वह बहुत है। अरे गरीबों को जड़ी बूटी खाने का कोई हक नहीं है। अगर तेरी औरत मरती है तो मर जाए, मरने देना। एक ना एक दिन तो मरना ही है। दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी उसकी मौत से। बड़ा आया जड़ी बूटी खिलाने वाला, भाग यहां से। मालिक, मालिक, वो मेरी पत्नी है। उसकी जान बचाने के लिए कुछ तो मदद करिए मालिक, कुछ तो करिए। अच्छा, अगर तुझे रुपयों की इतनी ही चिंता है, तो अपने बेटे राज को मेरे खेत में काम पर क्यों नहीं लगाता है? देखता नहीं, सारे गांव के लोग मेरे खेतों में गुलामी कर रहे हैं और तेरा बेटा गांव में यूं ही सांड की तरह घूमता रहता है। क्यों नहीं उसको मेरे यहां भेजता है? बोल। मालिक, राज को काम पर नहीं लगाऊंगा। मैं उसे राज्य का सैनिक बनाना चाहता हूं, गुलामी नहीं कराना चाहता। कुणाल के इस जवाब से संदीप का पारा और भी चढ़ गया। वह अपमानित महसूस कर रहा था और अपनी दबंगई को चुनौती देना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। गुलामी नहीं कराना चाहता? रुक जा, तेरी तो। वह अपने नौकर आरव से बोला। आरव,
इस कुणाल को धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल। इसे सबक सिखाने की जरूरत है। बड़ा आया, इसे लगता है कि मैं लोगों से गुलामी कराता हूँ। निकाल इसको यहाँ से। हवेली से बाहर आते वक्त कुणाल की आंखों में आंसू थे। अपनी बेबसी, अपने परिवार की हालत और संदीप का यह व्यवहार उसे भीतर तक तोड़ गया। वह अपने बेटे और अपनी बीमार पत्नी का चेहरा सोचकर व्याकुल हो उठा। उसकी उम्मीदें चूर चूर हो रही थीं। पिताजी, यह कुणाल की बात गांव में बगावत की चिंगारी है। किसी ने आज तक आपके खिलाफ ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं की है। अगर कुणाल का बेटा वाकई में सैनिक बन गया तब तो मेरी दबंगई खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह सैनिक नहीं, कुत्ता बनकर रहेगा। कुत्ता बनकर। इधर संदीप की हवेली से अपमानित होकर कुणाल भारी मन और आंसुओं से भरी आंखों के साथ घर लौट आया। उसके चेहरे पर दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी अनन्या उससे बोली, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ हवेली में? बाबा, आपको हमने कभी इस हालत में नहीं देखा। क्या हुआ बताइए ना, बताइए तो। संदीप ने हमें बहुत ही बुरी तरह से नीचा दिखाया बेटा। मैंने उससे थोड़ी मदद ही तो मांगी थी, मगर उसके बदले उसने हमें अपमानित कर दिया। बस गरीबों की मेहनत का फायदा उठाना ही उसका काम है। अरे, कहता है कि तुम्हारी बीवी मर जाएगी तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, मरती है तो मरने दे, ऐसा कहता है वो। कुणाल अपनी पीड़ा बांट ही रहा था कि अचानक संदीप अपने साथियों आरव और मीरा के साथ उसके घर पर आ धमका। संदीप के चेहरे पर क्रूरता भरी मुस्कान थी। उसका इरादा साफ था। वह उन्हें डराकर अपनी दबंगई का परिचय देना चाहता था। हे कुणाल, लगता है कि तुझे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तू और तेरा परिवार मेरे खिलाफ सर उठाने की सोच भी कैसे सकता है? तुम्हें हमारे घर में घुसने और यूं धमकाने का कोई हक नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से। छोड़ दो मेरे पिताजी को, छोड़ दो। बड़ा आया छोड़। आरव, इन लोगों को बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध दो। इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि गांव के सभी लोग समझ जाएं कि मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। ले चलो बाहर। आरव कुणाल और अनन्या को बाहर घसीटते हुए ले गया और दोनों को पेड़ से बांध दिया। कुछ गांव वाले दूर से यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन संदीप के डर के कारण कोई आगे नहीं आया। राज निराश होकर मदद की गुहार लगाने लगा। कोई मेरी मदद करो, मेरे माता पिता के साथ हो रहे इस अन्याय को रोको। क्या यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके? कोई है क्या? लेकिन गांव वाले संदीप के डर से अपने अपने घरों में दुबक गए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आगे आए और इस अन्याय को रोके। राज की आंखों के सामने उसके माता पिता को बेइज्जत किया जा रहा था और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। हाँ कुणाल, देख ले, यही हश्र होता है उनका जो मुझसे टकराने की कोशिश करते हैं। याद रखना, यहाँ मेरे खिलाफ जाने का मतलब है तबाही। इस अपमान और दर्द के बोझ को कुणाल और अनन्या सहन नहीं कर पाए और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। संदीप अपने साथियों के साथ वहां से अपनी जीत की खुशी में चलता बना। राज टूटे दिल और आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने माता पिता के पास दौड़ता हुआ आ पहुंचा और फूट फूट कर रो। माँ, बाबा, आप छोड़कर मुझे क्यों चले गए? क्यों क्यों क्यों? किसी ने हमारी मदद क्यों नहीं की? तभी वहां एक घोड़े पर एक अजनबी डाकू आ पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर राज पर पड़ी, वह उस दृश्य को देख स्थिति समझ गया और घोड़े से उतरकर राज के पास पहुंचा। बेटा,
लोग मुझे डाकू कहते हैं, लेकिन मैं तो पेट भरने के लिए अनाज लूटता हूँ। अरे असली डाकू तो ये हैं जो गरीबों की मेहनत पर ऐश करते हैं। किसी ने हमारी मदद नहीं की। अगर गांव वाले चाहते तो मेरे माँ बाप को बचा सकते थे। सबने डर के कारण हमें अकेला छोड़ दिया। बेटा, ये सब डर की वजह से होता है। लोग डर में जीते हैं और अमीर इसका फायदा उठाते हैं। पर अब बेटे, अब तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। चलते, मैं तुझे तेरे माता पिता का अंतिम संस्कार करने में मदद करता हूं। आजा, चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। डाकू राज के माता पिता का अंतिम संस्कार करने में सहायता करने लगा और कठिन समय में उसका साथी बनकर उसे सहारा देने लगा। फिर था वह राज को अपने साथ घने जंगलों की ओर ले गया। मीरा, अरे मीरा, जल्दी चलो, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी चलो। भैया डर क्यों रहे हो? अचानक एक डाकू अपने 2 साथियों सहित उनकी राह में आ जाता है। उसकी तलवार चमकती है और उसकी नजरें विक्रम पर जम जाती हैं। रुक जाओ वहीं, तुम दोनों के लिए अब यही रास्ता है। तुम कौन हो? देखो, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। तुम्हें तो अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन मीरा मेरे साथ जाएगी। चलो। मुझे छोड़ दो, क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? दुश्मनी? ये सवाल अपने पिताजी से पूछना। उन्हें अच्छे से पता है मेरे दिल का दर्द। भैया मुझे बचाओ, भैया। विक्रम, ये कैसी हालत में हो? मीरा कहाँ है? पिताजी, पिताजी, जंगल में डाकू, एक डाकू मीरा को ले गया, मीरा को ले गया। क्या? यह कैसे हो सकता है? मीरा का अपहरण? अरे कौन था वो? पिताजी, वो एक खतरनाक डाकू था। उसने कहा कि मीरा को अपने साथ ले जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सका। अरे, तो तूने अपनी बहन को बचाने की कोशिश भी नहीं की? कैसे हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया? और अब मीरा का विवाह होने वाला था। यह बात अगर किसी को पता चली तो हमारी इज्जत कैसे बचेगी? नालायक कहीं का। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? घबराओ मत मीरा, घबराओ मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आराम से, आराम से। तुम जैसे लोग दूसरों की जिंदगी से खेलते हो। तुम्हें इंसानियत का मतलब भी नहीं पता। इंसानियत? देखो मीरा, मुझे जो करना था मैंने किया। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे वापस जाने दो। मेरे पिता, मेरे भाई, वो सब मेरी चिंता कर रहे होंगे। चिंता? वाह! अरे, तुम्हारे पिता ने कभी दूसरों के परिवारों की चिंता की है क्या? खैर, तुम्हें ये पता भी है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता मीरा। मीरा चुप हो गई। उसकी आंखों में सवाल और गुस्सा दोनों थे। तुम कौन हो? क्यों कर रहे हो ये सब? यह सवाल अपने पिता से पूछना। वह जानते हैं कि मैं कौन हूँ और ये सब क्यों कर रहा हूँ। डाकू राज ने मीरा की तरफ पीठ कर ली और बैठ गया, जबकि मीरा गुफा में चुपचाप बैठी सोच में डूब गई। विक्रम, जाओ और महाराज से कहो कि उसे संदीप ने याद किया है। हमारे मित्र हैं वो, जरूर आएंगे। जाओ। जी पिताजी, मैं तुरंत राजमहल जाता हूँ। विक्रम राजा यश के महल की ओर रवाना हो गया। महाराज की जय हो। मेरे पिता संदीप ने आपको याद किया है। महाराज, हमारे ऊपर एक बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। संदीप का संदेश आया है? फिर तो मुझे तुरंत चलना चाहिए। सैनिकों! राजा यश सैनिकों को अपने साथ लेकर संदीप की हवेली में पहुंचा।
संदीप, मेरे मित्र, क्या हुआ? विक्रम ने कहा कि कुछ अनहोनी हुई है। महाराज क्या बताऊं, एक डाकू ने मेरी बेटी मीरा का अपहरण कर लिया। मैं आपकी सहायता चाहता हूं। बरसों से इस इलाके में डाकुओं का आतंक है। ठीक है, बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे बुलाया। इतना बोलकर राजा यश ने अपने एक सैनिक की ओर इशारा किया। सुनो, तुम तुरंत घने जंगल की ओर जाओ और उस डाकू से कहो कि अगर वह मीरा को सही सलामत वापस नहीं करता तो हम अपनी पूरी सेना लेकर सारे डाकुओं का अंत कर देंगे। जाओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिक तुरंत जंगल की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक डाकू खड़ा हुआ था। वही डाकू जिसने मीरा का अपहरण किया था। सैनिक गुस्से से बोला, डाकुओं सुनो, हमारे राजा का आदेश है कि तुम संदीप की बेटी को सुरक्षित वापस करो, नहीं तो हम सारे डाकुओं का अंत कर देंगे। तो ठीक है, जाकर अपने राजा से कहो कि मैं स्वयं कल मीरा को वापस ले आऊंगा। वह मुझसे गांव के बाहर चौपाल पर मिले। सैनिक ने लौटकर राजा को राज का संदेश सुना दिया। राजा यश और उसके सैनिक संदीप और विक्रम के साथ चौपाल पर खड़े थे। तभी डाकू मीरा को लेकर वहां आ पहुंचा। मूर्ख डाकू, तेरी इतनी हिम्मत, कैद करो इसे। सैनिकों ने राज को घेर लिया, लेकिन डाकू शांति से खड़ा रहा। मुझे गिरफ्तार करने से पहले यह जानने का प्रयास तो करिए कि मैं डाकू क्यों बना। जिस दिन हर राजा यह जानने की कोशिश करेगा कि कोई डाकू क्यों बनता है, उस दिन शायद किसी को डाकू बनने की नौबत ही ना आए। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? मेरा नाम राज है। 10 साल पहले मेरी आंखों के सामने इसी संदीप ने मेरे माता पिता की जान ले ली थी, और इस गांव में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उन्हें कंधा भी दे सके। उस समय एक बूढ़े डाकू ने मुझे सहारा दिया। वह मुझे अपने साथ जंगल ले गया। वो डाकू होते हुए भी एक पिता का कर्तव्य निभाते थे। कुछ दिन पहले वह स्वर्ग सिधार गए। झूठ, झूठ है यह सब, कुछ भी झूठ है। इसकी बातें मत सुनो महाराज, झूठ बोल रहा है यह। झूठ है? अरे, सच का सामना करने की हिम्मत तुझमें नहीं है संदीप। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी खुशियां, मेरा परिवार, मेरे माता पिता। मुझे इस समाज ने डाकू बना दिया महाराज, समाज ने, क्योंकि कोई न्याय देने वाला नहीं था। राजा यश राज की बातों को सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। हाँ राज, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन क्या इसका समाधान यही था कि तुम भी डाकू बन जाओ? नहीं महाराज, यह समाधान बिल्कुल नहीं था। यह तो मेरा प्रतिशोध था। अगर समाज में न्याय होता तो आज मैं आपके सामने एक अपराधी के रूप में खड़ा नहीं होता। संदीप बेचैन होकर देखने लगा। संदीप, देखो, राज का दोष है, लेकिन इसका बीज किसने बोया? मैं तुम्हारे अपराधों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। महाराज, महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरे पद की रक्षा के लिए किया। बस, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह पद और ताकत तभी तक है जब तक न्याय हो। अगर शक्ति का गलत उपयोग हो तो वह डाकुओं और तुम्हारे बीच अंतर खत्म कर देती है। राजा यश ने सैनिकों को राज को छोड़ने का आदेश दिया और कहा, सैनिकों, छोड़ दो। राज, तुम्हें अपने गुस्से और प्रतिशोध का सामना करना होगा। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। शायद तुम अपने घावों का इलाज खुद समाज की सेवा में पा सको। राज राजा के सामने झुक गया। मीरा भी विनम्रता से राज को देखने लगी। राजा यश गुस्से से सैनिकों की ओर देखकर बोला, सैनिकों, इस संदीप को गिरफ्तार कर लो, ले जाओ इसको। इतना बोलकर राजा यश ने संदीप की ओर देखा और कहा, तुमने अत्याचार की सीमा पार कर दी संदीप। आज मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि तुम मेरे मित्र के नाम पर कलंक हो। आज से मैं तुम्हारे इस गांव की जमींदारी छीनता हूँ।
अब से इस जमीन पर गांव वालों का अधिकार है। तुम्हें अपने पापों का दंड भुगतना होगा। तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूँ। तभी मीरा राजा यश से बोली, मुझे भी आज बहुत दुख हो रहा है कि मैंने पुत्री के रूप में एक राक्षस जैसे पिता के घर पर जन्म लिया। मैं राज के साथ विवाह करना चाहती हूँ और सारा जीवन एक साधारण स्त्री के रूप में व्यतीत करना चाहती हूँ। अगर राज मुझसे विवाह करना चाहे तो। राज ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। राजा यश ने संदीप को कारागार में बंद करवा दिया। राज और मीरा का विवाह हो गया। राज, जो कि फुर्तीला और बहादुर जवान हो चुका था, राजा यश ने उसे अपनी सेवा में उच्च स्थान दिया। राज के माता पिता का सपना पूरा हो चुका था और गांव को संदीप जैसे दबंग व्यक्ति से मुक्ति मिल चुकी थी।